हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 7 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में 150 करोड़ वर्ष प्राचीन नोड्यूल प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है सहारनपुर, बी है सोनभद्र, सी है मिर्जापुर और डी है प्रयागराज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सोनभद्र। जनपद के घोरावल तहसील के सिल्पी गांव के बरवाडीह कुड़वा नाला में विविध संरचनाओं वाले 3 सेंटीमीटर डायग्राम से लेकर 18 इंच डायग्राम तक के नोड्यूल काले, भूरे व लाल रंग में पाए गए हैं। नोड्यूल का निर्माण कैल्शियम कार्बन की सेल में एकत्रित होने के कारण निर्मित हुआ है और यह भूतात्विक प्रक्रिया आज से लगभग 150 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ हुई होगी। भूगर्भ विज्ञान में इन नोड्यूल्स को रोहतास लाइमस्टोन के नाम से भी जाना जाता है, जो बरवाडीह में सेल के भीतर दबे हुए हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर ये जो नाम आया है नोड्यूल, ये होता क्या है? तो ये एक तरह का पत्थर होता है और ये बहुत ही प्राचीन पत्थर पाया गया है। कहाँ पर? सोनभद्र में पाया गया है। इमेज में आप देख सकते हैं, ये इस तरह का पत्थर होता है। ये भूरे कलर का पाया गया है और उसके साथ ही काले कलर का भी पाया गया है। और ये कहाँ पर? सोनभद्र में सेलों के भीतर दबे हुए मिले हैं। यहाँ पर आप जो है इमेज में देख सकते हैं। अब यहाँ पर सोनभद्र में मिले हैं, तो सोनभद्र का एक जिला एक उत्पाद क्या है? कालीन। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार के यूजर चार्ज अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन नंबर ए है पेयजल आपूर्ति, बी है सार्वजनिक स्थलों के प्रयोग, सी है अपशिष्ट प्रबंधन और डी है होटल रेस्तरां प्रयोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अपशिष्ट प्रबंधन। योगी सरकार प्रदेश में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए कूड़ा उठाने के एवज में यूजर चार्ज वसूली की शुरुआत करने जा रही है। इसके तहत अब नाई की दुकान हो या वैन में खाने का सामान बेचने वाला, सभी को हर माह यूजर चार्ज देना होगा। हर साल 1 अप्रैल से इस चार्ज में 5% बढ़ोतरी होगी। तो अब योगी सरकार जो है प्रदेश में एक नया चार्ज शुरू किया है और उसका नाम क्या है? यूजर चार्ज। और ये सभी को देना होगा। आवासीय व्यावसायिक प्रतिष्ठान हों, छोटे मोटे दुकानदार हों, सरकारी गैर सरकारी गेस्ट हाउस हो या मकान हो या ठेले गुमटी वाले हों या फिर फुटपाथ पर फेरी वाले हों, सभी को जहां से कूड़ा निकलता है उन लोगों को जो है इसका ये टैक्स देना होगा, जिसका नाम है यूजर चार्ज। और इसके लिए अलग अलग कीमत भी तय की गई है और जल्द ही इस यूजर चार्ज को जो है प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के अवसर पर यूपी ने किसके गायन का विश्व रिकॉर्ड बना दिया है? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रगान, बी है गायत्री मंत्र, सी है रघुपति राघव राजा राम और डी है राष्ट्रीय गीत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय गीत। उत्तर प्रदेश ने 1,40,000 से अधिक वीडियो अपलोड की जानकारी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को भेजी है। सैल्यूट की मुद्रा में वंदे मातरम गायन के 20,000 वीडियो तो मात्र 2 घंटे में ही अपलोड हो गए थे, जबकि इतने ही वीडियो के लिए भारत से ज़्यादा जनसंख्या वाले चीन को 29 दिन में मात्र 10,400 वीडियो मिल पाए थे। तो दोस्तों, इतनी संख्या में जो वीडियो 1,40,000 का रिकॉर्ड है वो प्रदेश ने बनाया है और इसको जो है गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के पास भेज दिया है। और इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था एक साथ इतने लोगों का गायन का वीडियो, तो वो था चीन के पास। ठीक है, और चीन का रिकॉर्ड जो है ये बना था कितने में? 29 दिन में बना था। और जो उत्तर प्रदेश ने है वो मात्र 2 घंटे में चीन का रिकॉर्ड तोड़ दिया और 2 घंटे के अंदर ही उत्तर प्रदेश में 20,000 वीडियो रिकॉर्ड किए गए। अब दोस्तों, जो वंदे मातरम है इसके बारे में कुछ आपको फैक्ट पता होनी चाहिए। तो वंदे मातरम की रचना किसने की थी? तो 7 नवंबर 1876 को। कब? 7 नवंबर 1876 को
बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की थी और 1896 में ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था। और जो वंदे मातरम गीत है वो 1950 को राष्ट्रीय गीत बना था। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा वाराणसी में पर्यटन प्रोत्साहन हेतु किस नाम से पोस्टर जारी किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है अनंत यात्रा, बी है आस्था का संगम काशी, सी है धार्मिक स्थली काशी और डी है आध्यात्मिक नगरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अनंत यात्रा। यूपी पर्यटन की ओर से समय समय पर पोस्टर जारी कर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संदेश जारी किए जाते रहे हैं। इस बार काशी में मोक्ष की मान्यता को केंद्र में रखकर अनंत यात्रा के जरिए काशी की अनोखी पृष्ठभूमि को उकेरा गया है। पोस्टर के केंद्र में अनंत शब्द के जरिए काशी के अनश्वर होने का भी संदेश दिया गया है। तो और ये जो पर्यटन विभाग है उत्तर प्रदेश का, वो प्रत्येक वर्ष काशी में एक पोस्टर जारी करता है और इस बार जो पोस्टर जारी किया गया है किस नाम से किया गया है? अनंत यात्रा के नाम से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, बी है हाउ आई बिकेम अ हिंदू, सी है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन और डी है द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी अपनी नई आत्मकथा बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट के साथ आए हैं। यह एक राजनयिक और फिर 2 वर्षों के लिए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में अंसारी के जीवन पर आधारित है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अंसारी के पारस्परिक विचार विमर्श के कई विवरण शामिल हैं। उनमें से एक तब हुआ जब वह उपराष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन है, दुनिया भर में टीकों को वितरित करने के लिए किस भारतीय कंपनी ने यूनिसेफ के साथ भागीदारी की है? ऑप्शन नंबर ए है एम्स नई दिल्ली, बी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सी है भारतीय आयुर्वेद संस्थान और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और यूनिसेफ ने हाल ही में एक दीर्घकालिक आपूर्ति समझौते पर प्रवेश किया है। इस समझौते के तहत यूनिसेफ को लगभग 100 देशों को वितरित करने के लिए एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड और नोवावैक्स टीकों की 1.1 बिलियन खुराक तक पहुंच प्राप्त होगी। तो सीरम इंस्टीट्यूट ने किसके साथ समझौता किया है? यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, गगनयान मिशन के भाग के रूप में भारत की पहली मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान किस महीने में शुरू की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है जून 2021, बी है अगस्त 2021, सी है अक्टूबर 2021 और डी है दिसंबर 2021। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी दिसंबर 2021। भारत की पहली मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान गगनयान मिशन के भाग के रूप में दिसंबर 2021 में शुरू होने के लिए सूचीबद्ध है। मानव रहित वास्तविक उड़ान भरने से पहले 2 मानव रहित GSLV रॉकेटों का परीक्षण किया जाएगा। तो ये कब शुरू की जाएगी? दिसंबर 2021 में भारत की पहली मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान है ये गगनयान मिशन के तहत। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कारपोरेशन के बोर्ड ने 29,361 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर किस राज्य में एक नई रिफाइनरी स्थापित करने के लिए सहमति व्यक्त की है? ऑप्शन नंबर ए है केरल, बी है तमिलनाडु, सी है तेलंगाना और डी है कर्नाटक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। इंडियन ऑयल कारपोरेशन के बोर्ड ने 29,361 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर तमिलनाडु में नागपट्टिनम में एक नई रिफाइनरी स्थापित करने के लिए सहमति पर व्यक्त की है। प्लांट की स्थापना IOC की सहायक कंपनी इंडियन ऑयल कारपोरेशन की सहायक कंपनी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा की जाएगी ताकि दक्षिण भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा किया जा सके।
नई रिफाइनरी में 9 मिलियन मीट्रिक टन की वार्षिक शोधन क्षमता होगी। तो ये कहाँ पर किया जा रहा है? तमिलनाडु में। तो यहाँ पर तमिलनाडु की बात आई है तो तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एडप्पट्टी के पलानीस्वामी और तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन है, सरकार किस राज्य में विश्व स्तरीय फिनटेक हब स्थापित करने जा रही है? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, बी है पंजाब, सी है उत्तर प्रदेश और डी है गुजरात। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। सरकार गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्त टेक गिफ्ट सिटी में एक विश्व स्तरीय फिनटेक हब स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी। गिफ्ट सिटी एक सुनियोजित व्यावसायिक जिला है जिसमें 62 मिलियन वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र के साथ 886 एकड़ भूमि पर फैले हुए कार्यालय स्थान, आवासीय अपार्टमेंट, स्कूल, अस्पताल आदि शामिल हैं। यह अहमदाबाद और गांधीनगर को जोड़ने वाली साबरमती नदी के तट पर स्थित है। अब यहाँ पर जो ये एक वर्ड आया है फिनटेक हब, तो ये फिनटेक हब होता क्या है? तो देखिए फिनटेक जो शब्द है वो आपको फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के जुड़ाव से मिलता है। और अगर सरल शब्दों में देखें फिनटेक का अर्थ क्या है, तो देखिए फिनटेक फाइनेंशियल सर्विसेज को टेक्नोलॉजी की सहायता से लागू करना, ये इसका अर्थ होता है। और जो फिनटेक तकनीक है वो फिनटेक जो है वो तकनीक रूप से तैयार फाइनेंशियल सर्विसेज प्रदान करते हैं जिनका इस्तेमाल ग्राहकों के लिए आसान है। और जो फिनटेक होता है उसका काम क्या होता है? तो देखिए फिनटेक फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा करने और उन ज़रूरतों को पूरा करने के समाधान के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो ये फिनटेक हब होते हैं और ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? गुजरात में किया जा रहा है। ये विश्व स्तरीय फिनटेक हब होगा। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर गुजरात की बात आई है तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। और गुजरात में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और ये किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर और अगर आधार के साथ देखा जाए तो 240 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने 6 फरवरी 2021 को इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज के लिए देश का सबसे बड़ा टेंडर निकाला। इसमें दिल्ली के 100 स्थानों पर कितने चार्जिंग पॉइंट का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए है 400, बी है 500, सी है 600 और डी है 700। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 500। देश की राजधानी दिल्ली में अब पेट्रोल पंप की तर्ज पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन खुलेंगे। ये 500 चार्जिंग स्टेशन दिल्ली की 100 जगहों पर खोले जाएंगे। और यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं ये इस तरह से चार्जिंग स्टेशन होंगे जो कि इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करेंगे। अब यहाँ पर दिल्ली की बात आई है तो दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। ये है मैप में दिल्ली। दिल्ली की कैपिटल है नई दिल्ली। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। तो दोस्तों ये थे 7 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, उत्तर प्रदेश में कितने वर्षों से अधिक के वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित किए जाने का फैसला लिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, 100 वर्षों से अधिक के वृक्षों को। और कई स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूँ कि आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले की सभी परियोजनाओं को निरस्त करते हुए अनुदान राशि वापस कर ली गई है? ऑप्शन नंबर ए है बलिया, बी है मिर्जापुर, सी है सोनभद्र और डी है वाराणसी। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके साथ साथ जो भी आपको फैक्ट पता हो तो वो भी आप कमेंट में बताया करिए। जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट है तो उसके बारे में जो आपको जो नॉलेज हो वो आप कमेंट कीजिए। अगर कोई स्टेट है तो उसके बारे में उसकी कैपिटल, सीएम और उसके जो राजधानी है वो सारी चीज़ें आप कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।